अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच सकती है। इजरायली फ़ौज ने अपने तमाम फ़ौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी है। इसे इस बात का इशारा समझा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इजरायली चैनल तेरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ अकेले फ़ौजी कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका अब इसकी शराइत के मुताबिक इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब इस जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जनरल डेन कैन का मानना है कि सिर्फ फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए ईरान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका जंग को आगे बढ़ाने के बजाय इससे निकलने का कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिकी सिफारतकारी से ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इजराइल का अंदाज़ा है कि ईरान अब तक हमलों का सामना करने में कामयाब रहा। इसके खिलाफ मुहिम के बावजूद इसकी सूरत-ए-हाल कमज़ोर नहीं हुई है। IDF की तमाम फौजी छुट्टियां मनसूख करने के फैसले ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की। इसकी वजह यह है कि इजराइल इससे पहले भी ऐसा कदम उठा चुका है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गाज़ा पीस बोर्ड की जानिब से पेश करदा 15 निकाती दस्तावेज़ात मुस्तरद करते हुए कहा है कि इजरायली फ़ौज गाज़ा से उस वक्त तक किसी किस्म का इनखला नहीं करेगी जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। नेतन्याहू का कहना था कि इजराइल हमास की महज ज़ाहिरी या फ़र्ज़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसकी हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से पेश की गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल है, ताहम बाज़ तजावीज़ इजराइल के लिए नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के लिए 15 निकाती अमन मनसूबा पेश किया था, जिसके बारे में इनका कहना था कि यह मनसूबा खित्ते को जंगबंदी की सूरत-ए-हाल से निकाल कर मुआशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल करने में मददगार साबित हो सकता है। ईरान में मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हें मुल्क के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। मोहसिन रज़ाई ईरान के इंतहाई तजुर्बेकार फौजी अफसरान में शुमार किए जाते हैं। फौजी किरदार के अलावा रज़ाई एक्सपीडेंसी काउंसिल के रुकन भी है। साथ ही वो सुप्रीम काउंसिल फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ द हेड्स ऑफ ब्रांचेस के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब कौमी सलामती से वाबस्ता मुल्क के सबसे अहम इदारों में से एक में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर इनकी तकर्रुरी हुई है। ऐसे वक्त में जब ईरान की सलामती और खारिजा पॉलिसी को लेकर कशीदगी बरकरार है, रज़ाई को मिली ये जिम्मेदारी काफ़ी अहम समझी जा रही है। इससे पहले वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने तकरीबन 8 साल तक IRGC की कमान संभाली थी। मोहसिन रज़ाई ईरान के तजुर्बेकार फौजी अफसर और अहम खुदामत पसंद रहनुमा हैं। वो रेसिडेंस फ्रंट ऑफ इस्लामिक ईरान से वाबस्ता रहे हैं। तवील फौजी और सियासी कैरियर की वजह से इन्हें ईरान के इक़्तिदार के निज़ाम में एक बाअसर शख्सियत समझा जाता है। मोहसिन रज़ाई ने ईरानी इनकलाब से पहले इस्लामी गोरिल्ला तंजीम मंसूरों के साथ भी काम किया था। इनकलाब के बाद वो मुजाहिदीन ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हुए। इनकलाब के बाद उन्होंने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस में अहम जिम्मेदारियां संभाली। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ आबना हरमुज़ से मुतालिक मुआहिदा करीब है, मगर सिर्फ ये आबी गुजरगाह को खोलने के लिए काफ़ी नहीं होगा। दूसरी जानिब UAE का कहना है कि ईरान ने आबना हरमुज़ में इसके एक और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान मौजूद गुजरगाह आबना हरमुज़ पर दोनों ममालिक के दरमियान हो रहे मुआहिदे को इस जंग के खात्मे के वसी मुआहिदे के लिए ज़रूरी समझा जा रहा है, जिसका आगाज़ 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ हुआ था। इसके नतीजे में ईरान ने आबना हरमुज़ को बंद कर दिया था, जो कि आलमी सतह पर हो रहे तेल की तिजारत के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शिनाख्त ज़ाहिर न करने वाले अमेरिकी सरकारी एहलकार का कहना है कि वाशिंगटन को तौक़्क़े है कि ईरान और ओमान के दरमियान जल्द ही मुआहिदा तय पाया जाएगा और तेल के मामूल के मुताबिक आमद-ओ-रफ़्त शुरू हो जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज एक बयान में कहा है कि ईरान और ओमान आबना हरमुज़ में जहाज़रानी के एक नए रास्ते के मुआहिदे के करीब पहुँच गए हैं। ताहम इसके खुलने का इन्हिसार कुछ दीगर शराइत पर होगा, जिनमें ईरान को मुआवजे की अदायगी का मामला भी शामिल है। इसी तरह ईरान के कौमी सलामती के इदारे सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर की जानिब से दर्ज की गई शराइत में ईरान पर अमरीकी हमलों का खात्मा, लेबनानी, फ़लस्तीनी, यमनी और इराक़ी इत्तेहादियों पर हमले बंद करने, ईरान पर आयत पाबंदियाँ उठाने और ईरान के असासों को आज़ाद करने के निकात भी शामिल हैं। मगरबी बहर काहल में उठ रहे
सुपर टाइफून डॉल्फिन इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वक्त जापान से लेकर चीन और ताइवान तक तशवीश बढ़ाने वाला तूफान डॉल्फिन इंतहाई ताकतवर हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तूफान अपने रास्ते में शदीद बारिश, तेज हवाओं और समंदरी लहरों का खतरा पैदा कर रहा है, जिसने पूरे इलाके की मुश्किलात बढ़ा दी है। जापान के जनूबी ओकिनावा इलाके में इसका असर पहले ही नजर आ चुका है, जहां 14,000 इमारतों की बिजली गुल हो गई और 5 अफराद इसकी जद में आकर अपनी जान गंवा बैठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान में मुस्तकिल हवाओं की रफ्तार तकरीबन 162 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा रही है। अब डॉल्फिन चीन के मशरक़ी साहिल की तरफ बढ़ा है और इसके बाद बंदरगाहें बंद कर दी गई है, परवाजें मनसूख हो गई है और कई इलाकों में स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा शंघाई में 1300 परवाजें भी मनसूख कर दी गई है, जबकि चीन ने तकरीबन 3 लाख लोगों को एहतियातन दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ओकिनावा में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तेज़ हवाओं के बाद ओकिनावा में 5 सनरसीदा अफराद ज़ख्मी हो गए। इनमें से 3 अफराद तेज़ हवा के बाद गिर गए। तूफान की तेज़ हवाओं ने ओकिनावा में बिजली के निज़ाम को मुतासिर किया है। तकरीबन 14,000 इमारतें बिजली के बगैर रह गई है। डॉल्फिन तूफान के चीन के ज़ियाबियांग और फौजियान सूबों के दरमियान पहुंचने का खदशा है। इसके पेश नज़र चीन ने हंगामी तैयारियां तेज़ कर दी है। डॉल्फिन तूफान का हिंदुस्तान पर बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन इसका असर हिंदुस्तानी मानसून के निज़ाम पर बिलवास्ता तौर पर पड़ सकता है। मौसम के माहिरीन के मुताबिक इतना ताकतवर तूफान मगरबी बहरकाल के इलाके में बड़ी मकदार में गर्मी और नमी खींच सकता है। इससे इन मौसमी निज़ामों के लिए दस्तियाब नमी मुतासिर हो सकती है, जो खलीज बंगाल और हिंदुस्तान में बारिश को फ़रोग़ देते हैं। इसका नतीजा ये हो सकता है कि वसती और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश कुछ वक्त के लिए कमज़ोर पड़ जाए और आर्जी हाई स्पेल देखने को मिले, यानी मामूल के दिनों के मुकाबले में कुछ दिनों तक बारिश कम हो सकती है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में मानसून ख़त्म हो जाएगा। मौसमी माहिरीन का अंदाज़ा है कि डॉल्फिन के कमज़ोर पड़ने या आगे बढ़ जाने के बाद मानसून की सरगर्मियाँ दोबारा मामूल पर आ सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली और कई इलाकों में आग तेजी से फैल रही है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र हुकाम ने सूबे में हंगामी हालात नाफिज कर दिए, जबकि मुतासरा इलाकों में रहने वाले तकरीबन 20,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। इमदादी और हंगामी टीमें इनखला और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। हुकाम के मुताबिक बाज़ मुकामात पर आग के शोले तकरीबन 100 फीट तक बुलंद हो रहे हैं, जबकि हालात मज़ीद ख़राब होने की सूरत में इनकी बुलंदी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। शदीद नवियत की ये आग अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी असर डाल रही है और बाज़ मुकामात पर बिजली चमकने जैसे मौसमी हालात पैदा होने का खदशा है, जिससे आग पर काबू पाने की कोशिशें मज़ीद मुश्किल हो गई है। तेज़ी से फैलती आग के बाद कई इलाकों में घरों, गाड़ियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचने की इत्तलात है। बाज़ मुकामात पर आग अचानक आगे बढ़ने के बाद लोग इसकी जद में आ गए, जिन्हें महफूज मुकामात तक पहुँचाने के लिए इमदादी एहलकार कार्रवाई कर रहे हैं। जुमे की शाम से बाज़ इलाकों में शुरू हुई आग ने रात भर में शिद्दत इख्तियार कर ली। हफ्ते को तकरीबन 9,500 हेक्टर यानी 23,500 हेक्टर रकबा आग की लपेट में आ गया, जिसके बाद हज़ारों अफराद को अपने घर छोड़ने पड़े। आज इतवार को समरलैंड के इतराफ़ की सूरत हाल भी खामोश तशवीशनाक बताई जा रही है, जहाँ जंगलात की आग तेज़ी से फैलने के बाद करीबी आबादियों को खतरा लाक है। ऑस्ट्रेलिया के मसरूफ़ तरीन सिडनी एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारों के दरमियान मुमकिना तसादुम से बाल बाल बचने के वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है, जिसमें एक फ़िज़ाई मेज़बान भी ज़ख्मी हो गया। ऑस्ट्रेलवी ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के मुताबिक आज इतवार की सुबह जेट स्टार का एक मुसाफिर जहाज़ गोल्ड कोस्ट शहर की फ़्लाइट के लिए टैक्सी यानी टर्मिनल से रनवे की तरफ जा रहा था, तो इसी दौरान अमले ने देखा कि कतर एयरवेज़ का एक बोइंग 777 करीबी क्रॉसिंग टैक्सीवे पर मौजूद है, जिससे एक ट्रक गाड़ी के ज़रिए खींचा जा रहा था। बयान के मुताबिक तसादुम से बचने के लिए जेट स्टार के पायलट ने अचानक सख्त ब्रेक लगाई, जिसके बाद तैयारे में मौजूद एक कैबिन क्रू रुकन ज़ख्मी हो गया। वाक़े में बोइंग 777 के अगले पहिए और इसे खींचने वाली ट्रक के दरमियान मौजूद जोड़ को भी नुकसान पहुंचा। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक तहक़ीक़ात इदारे का कहना है कि वाक़े की वजूहात जानने के लिए दोनों तैयारों का डाटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड और अमले के अरकान समेत ट्रक ऑपरेटर्स के बयानात लिए जा रहे हैं। इदारे ने एयरपोर्ट पर मौजूद ऐनी शाहिदीन से भी अपील की है कि अगर इनके पास वाक़े की कोई वीडियो मौजूद हो तो वो तहक़ीक़ात के लिए फराहम करें। सऊदी अरब ने जिद्दा में मुनक़िदा इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2026 के तीसरे एडिशन में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। सऊदी तलबा ने 4 मेडल जीते और न्यूक्लियर साइंसेस एम्बेसडर का एजाज़ अपने नाम किया। यह इवेंट किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में 2 से 9 अगस्त तक एक रोशन मुस्तकबिल के लिए रोशन जहन की थीम के तहत मुनक़िद किया गया। किंग फैसल हॉल फॉर कन्वेंशंस में नताइज के ऐलान के साथ ओलंपियाड अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत 19 ममालिक से 120 तलबा और माहिरीन ने वफूद और सुपरवाइज़र के हमरा शिरकत की।
सऊदी तालिब इल्म अमजद महमूद ईसा अल दरवेश ने मजमूई मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल जीता। प्रैक्टिकल और थ्योरी इम्तहानात में सबसे ज़्यादा मजमूई स्कोर पर न्यूक्लियर साइंस एम्बेसडर का एजाज़ हासिल किया। सऊदी तालिबा जेनी साले अब्दुल्ला अल सबील ने भी गोल्ड मेडल जीता। बैनुल-अक़वामी जोहरी तोनाई एजेंसी की जानिब से इन्हें ओलंपियाड के बेहतरीन तलबा करार दिया। सऊदी तालिब इल्म अब्दुल अजीज़ अब्दुल मोहसिन अल शरीफ ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि साले मुबारक हरवी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 4 एजाज़ात हासिल करना मुमलिकत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट एक खालिस्तान दिफाई मुआहदा है, जिसका मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं बल्कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत देना है। आज इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने तफसीली बयान में नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक़ डार का कहना था कि 7 अगस्त 2026 को मक्के में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तय पाया ये सह फ़रीक़ी मुआहदा तीनों बरादर ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान सालों पर मुहित देरीना और इस्तवार ताल्लुक़ात की गहराई का मज़हर है। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि यह मुआहदा साल की तवील मुशावरत और परेशान कुन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 के तहत अगर तीनों में से किसी भी एक मुल्क पर कोई बैरूनी मुसल्लह हमला होता है तो इसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और जो इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक़ से मुताबिकत रखता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इसका वाहिद मकसद ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मक्का मुआहदा खालिस्तान दिफाई नव्यत का है और यह पहले से मौजूद किसी दो तरफ़ा या कसीरुल जहती आलमी व इलाक़ाई मुआहदे को मनसूख या मुतासिर नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि मक्का मुआहदा खित्ते के हर इस मुल्क के लिए है जो इसके बुनियादी उसूलों की पासदारी करने और बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए से इख्तिलाफ़ात हल करने पर आमदा हो।